क्रिकेट। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं अनोखा अंकित और एक बार फिर आपका खैर मकदम है, स्वागत है ओए क्रिकेट के इस चैनल पर। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच हमारा नया नवेला सेगमेंट क्रिकेट काउच लेकर। आज एक बार फिर मेरे मेहमान होने वाले हैं स्टेलॉन पेरेस। बीते हफ्ते जो हमने एपिसोड किया था पहला इंडिया इंग्लैंड सीरीज को लेकर, उसमें प्यार आपका बड़ा ठंडा रहा, व्यू तो ठीक ठाक थे। कमेंट एक हमारी जानने वाले ने किया था, लाइक थे ही नहीं, मतलब आपको पसंद ही नहीं आया। अरे डिसलाइक ही कर देते, लाइक नहीं करना था तो। खैर कोई बात नहीं, उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा है, तकरीबन 2.5 घंटे वो एपिसोड देखा गया, लेकिन जिस हिसाब से व्यू थे वो भी कम है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये प्यार बढ़ेगा और मुझे समझ में आता है कि आप प्यार क्यों नहीं देते, क्योंकि स्क्रीन पर कुछ होता नहीं। तो आपको बीइंग अ विजुअल इम्पेयर्ड हमारी थोड़ी सी मजबूरी समझनी चाहिए। हम एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं आप हमारा साथ दीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। चैनल ग्रो होगा तो हम वीडियो एडिटर भी रखेंगे और स्क्रीन पर बहुत कुछ दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका प्यार और साथ चाहिए है। इसके अलावा स्टेलॉन ने अकेले भी एक एपिसोड किया था उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग के कानपुर सुपरस्टार के पहले 3 मैचेस के एनालिसिस किए थे। उसे जाकर देखिए, मतलब सुनिए, और वो बहुत शानदार एपिसोड स्टेलॉन ने किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं स्टेलॉन। अच्छा आप बताइएगा, आप लोग मेरी छाप कितनी नजर आई? मैं अपनी बढ़ाई नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी छाप ना नजर आए, ये अपना इनका खुद का लगे। खैर, आज जिस टॉपिक पर मैं स्टेलॉन के साथ बात करने वाला हूं वो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज। तो सबसे पहले तो स्टेलॉन, स्वागत है एक बार फिर। अब तो ये अपना घर जैसा लगता होगा, ओए क्रिकेट है ना, एक अब खुद कर लिया एपिसोड, ये दूसरा मेरे साथ है, तो घर वाली वाइब्स फीलिंग आती होंगी। खैर, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज को कैसे एंजॉय किया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहता हूं, क्योंकि हम बहुत छोटा रखेंगे, क्योंकि पिछला जो हमने एपिसोड किया वो 1 घंटा 5 मिनट का, लेकिन वो बनता है, वो बात बनती है 1 घंटा 5 मिनट, क्योंकि 5 मैचेस का जिक्र है उसमें, 5 टेस्ट मैच को एक में समेटना है उसमें। खैर, मैं अगर अपनी एक्सपीरियंस की बात करूं तो तीसरा मैच मुझे किसी रेडियो पे नहीं मिला। लास्ट के 1 ओवर या 8 गेंदें मुझे सुनने को मिली, क्योंकि मैं रेडियो पे ही सुनता हूँ कमेंट्री, थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है। अब स्टेलॉन भाई साहब वो कहीं भी सुन लेते हैं, वो टीवी की कमेंट्री भी सुन लेते हैं। खैर, दूसरा मैच और पहला मैच, दूसरा मैच मैं ये कहूंगा कि मैंने थोड़ा सा लेट सुना, 4 ओवर के बाद मैं कुछ कर रहा था, या मैच कुछ तो मैं कर रहा था। और पहला मैच मैंने 14 गेंदें मिस की थी जब वो 40 रन पड़े थे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ठाक है। वनडे मैच मैंने पूरा एंजॉय किया, लेकिन वो जो पहला वनडे मैच था उसमें साउथ अफ्रीका की तो मैंने पूरी इनिंग सुनी। ऑस्ट्रेलिया की बीच में जो वो 3 विकेट जल्दी जल्दी महाराज भाई साहब ने गिराए वो छूट गए। पहला विकेट मेरे सामने गिरा, दूसरा विकेट मेरे सामने गिरा, तीसरा विकेट मेरे सामने गिरा, 4 5 6 फिर मेरे सामने नहीं गिरे। उसके बाद थोड़ा सा मैच मैंने देखा, शायद 7वां विकेट और मेरे सामने गिरा, फिर 8वां मेरे सामने नहीं गिरा, और उसके बाद मैंने मैच बंद कर दिया। तो ये हो गई मेरी कहानी। तो आपकी कोई कहानी है तो आप बताएं। सवाल मैं दाग देता हूं इसके साथ साथ, जो मैं चाहता हूं वो ये है स्टेलॉन, कि मुझे ऐसा लग रहा है, और आपको ये फील हुआ कि नहीं वो बताइएगा, मुझे ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रोमाइज्ड क्रिकेट खेल रहा है। अब इसमें 2 बातें हैं, या तो वो सामने वाली टीम को देखकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनके इस साल के कैलेंडर में इंडिया के साथ सीरीज है वाइट बॉल, T20 और वनडे, और सबसे बड़ा एशेज। तो ये एक वजह है, या ये ट्रांजेक्शन फीस में उसमें चल रही है ऑस्ट्रेलिया, जो 2007 में हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर देखेंगे, पहले T20 की बात करेंगे, वनडे को अभी थांबा, वो मैं बात करूंगा।
T20 के मिडिल ऑर्डर में मिच ओवेन्स आपको दिख रहे हैं, एक दो खिलाड़ी और दिख रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार ग्लेन मैक्सवेल पर है। और जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो कॉम्प्रोमाइज होके ओपनिंग कर रहे हैं। ट्रेविस हेड मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, मिचेल मार्श मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, लेकिन वो अपवाद है, वो ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन मिचेल मार्श की बात हो रही है, और मिचेल मार्श बेसिकली पिछले 1.5 साल से चोट से जूझ रहे हैं, तो वो फुल पोटेंशियल पे भी नहीं खेल रहे हैं, इसीलिए शायद वो ओपनिंग में आए हैं, ताकि पीछे बैटिंग अगर वो करेंगे तो उनको बॉलिंग कम मिलेगी और वो सेलेक्टर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक चीज देखें, बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज लग रही है, मिचेल स्टार्क नहीं है, कमिंस तो वैसे ही नहीं दिख रहे हैं। बॉलिंग हेजलवुड के सहारे आप चला तो रहे हैं, या हेजलवुड कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो मैंने जो असिस्ट किया, क्या वो आपने भी असिस्ट किया? स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो मोस्ट सीनियर बॉलर जैम्पा के साथ वो हैं। तो क्या ये पूरा कॉम्प्रोमाइज्ड है ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप ऊपर से लेके नीचे तक? और ये जो ट्रेविस हेड को भी खिलाना है या मिचेल मार्श को, ये लखनऊ और हैदराबाद से आया है। तो क्या आईपीएल के सेटअप को या एक फ्रेंचाइज की सेटअप को आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ये बात मेरा पहला सवाल। इसके बाद हम करेंगे दूसरे सवाल को। बताइए। हाँ अंकित जी नमस्कार, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे फिर से आमंत्रित करने के लिए। और बिल्कुल अपना घर लगता है मुझे जब मैं यहाँ पे आता हूँ और आपके साथ इस अच्छे से नन्हे से क्रिकेट काउच पे बैठ करके आपसे हाथ में एक गर्मा गर्म कॉफी लिए या फिर चाय लिए और साथ में छोटे छोटे से बिस्किट्स लिए आपके साथ खाते हुए या चाय पीते हुए बात करता हूँ, तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि भाई जो चीज़ आपको पसंद है अगर आप वो कर रहे हो तो एक अलग सी फीलिंग आती है नहीं? तो हाँ, बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के जो आपने सवाल पूछे। पहले तो मेरी कहानियां क्या है। साउथ अफ्रीका ने, सबसे बड़ी कहानी है, साउथ अफ्रीका ने रासी वैन डर डिसन को बर्बाद करने के पीछे क्यों तुले हुए हैं भाई? ये नंबर 3 के प्लेयर को अगर आप नंबर 5 पे भेजोगे तो बंदा कैसे परफॉर्म करके देगा? जो नंबर 5 का है ही नहीं, उसे आप नंबर 5 बनाने के पीछे क्यों पड़े हो? अब लोग मुझसे कहेंगे कि यार तू पागल है, केएल राहुल तो नंबर 5 पे आके बैटिंग करता है। भैया आपने आईपीएल में देखा है उनको नंबर 5 पे आते हुए बैटिंग करने के लिए? इंडियन टीम में आप उनको नंबर 5 पे भेजे, वो भी वनडे में, T20 में भी नहीं। भैया T20 में नंबर 3 को नंबर 3 क्यों नहीं रहने देते हम? क्यों नंबर 5 करते हैं? मुझे इनको देख के ना इंडिया वालों की याद आ गई। इंडिया वाले ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में फिट करने को देखते हैं। जैसे संजू सैमसन के साथ एक वक्त पे हुआ करता था 2019-20 के वक्त, जब वो न्यूजीलैंड में T20 वगैरह खेलने के लिए गए थे। 2020 वाली वो सीरीज याद आ रही होगी आपको, मनीष पांडे वगैरह भी थे उस सीरीज में। नंबर मतलब हाँ नहीं, 2019 वाली सीरीज, 2018-19 वाली सीरीज, नंबर 3 का प्लेयर है वो, नंबर 3 तक ज्यादा से ज्यादा बैटिंग कर सकता है, उसको आप नंबर 5-6 पर भेज रहे हो यार। आपके पास स्पेशलिस्ट बैटर्स ही नहीं है क्या? संजू सैमसन के साथ ये होता था। और मुझे पता है कि ऋषभ पंत को जिसने ओपनिंग ज्यादा करी नहीं, उसको आप ओपनर बना के ले आ रहे हो यार। हाँ ये मैं मानता हूं कि ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में ओपनिंग करी थी और शतक लगाया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ। वो इसीलिए लगाया था कि वो बंदा फॉर्म में है नहीं। अगर वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है तो वो अटैकिंग शॉट खेल सकता है। तो मिडिल ऑर्डर को आप ओपन बना दे रहे हो और ओपनर्स को आप मिडिल ऑर्डर में फिट करने की कोशिश करोगे। यार ये अच्छा खेला है, ये आईपीएल सीजन उसका अच्छा गया, इसलिए उसको नीचे लेके आओ। क्यों भाई क्यों? ये जो इंडिया करता था ना वही साउथ अफ्रीका कर रहा है, और अपने आप को बर्बाद होते हुए देख रहा है शायद। अभी 2-1 से सीरीज साउथ अफ्रीका का हारना बनता नहीं था। दूसरी T20 में मैक्सवेल को आउट नहीं कर पाए। पहले T20 में रन नहीं बना पाए, जो आखिरी के 18 रन बचे हुए थे वो बना ही नहीं पाए। एक में 22 चाहिए था, सिर्फ 4 रन बनाए। तो क्या ऐसी कमी रह गई साउथ अफ्रीका के लिए ये कि पहले रासी वैन डर डिसन को नंबर 5 पे भेजा? लुआंद्रे प्रिटोरियस नया खिलाड़ी है भाई, ऑस्ट्रेलिया के सामने एकदम से डाल दोगे तो बंदा कैसे परफॉर्म करेगा? थोड़ा रुको, सबर करो जरा, खेलेगा। आप रासी वैन डर डिसन को नंबर 3 पे डाल के तो देखो, अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो देखते हैं ना, बाद में उसको वापस से ऊपर ला सकते हैं। लुआंद्रे प्रिटोरियस को रासी वैन डर डिसन की जगह पे। रीजा हेंड्रिक्स कहाँ गए? इतना अच्छा खिलाड़ी आपका रीजा हेंड्रिक्स, वो कहाँ है?
टोनी डेजोजी T20 नहीं खेल रहा, जबकि अपने अपने डोमेस्टिक टीम में T20 अच्छा खेलते हैं वो लोग, साउथ अफ्रीका का जो T20 होता है वो। तो अब दिक्कत यहाँ पे है साउथ अफ्रीका के लिए कि गेंदबाजी में सिर्फ क्वीना मफाका चले, 10 विकेटें उनकी हैं, कॉर्बिन बॉश चले, 6 विकेटें उनकी है, कगिसो रबाडा की 5 विकेटें। बॉलर में तो ठीक ठाक गेंदबाजी हुई है, लेकिन पिटाई भी उतनी ही खाई है, चाहे वो गावयुंगसी पीटर हो गए, केशव महाराज हो गए, पिटाई खाई है T20 में भी इन सब ने। कॉर्बिन बॉश ने भी थोड़ी बहुत पिटाई खाई है गुरु, आप याद रखना ये बात। और अब बात करें इस सीरीज को समराइज करने की, मैं यही बोलूंगा कि ये सीरीज पहले मैच में रही टिम डेविड, कैमरन ग्रीन वर्सेस साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, दूसरे मैच में डिवाल ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स वर्सेस ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, तीसरे मैच में मैक्सवेल मिचेल मार्श तो आउट हो गए थे बीच में, मैक्सवेल मिचेल मार्श वर्सेस साउथ अफ्रीकन बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा है ठीक से, 2 लगातार मैचों में भी, चाहे वो जॉश इंग्लिश हो, एलेक्स कैरी तो बेचारे, एलेक्स कैरी में एक पर्सनली बात कहना चाहूंगा अंकित भाई, एलेक्स कैरी को आप 2021 के बाद आज T20 खिला रहे हो दूसरे मैच में, उस बंदे को आप क्या एहसान करने के लिए खिला रहे हो क्या? टेस्ट मैच में जो बंदा T20 की तरह टेस्ट मैच में जो बंदा T20 की तरह बल्लेबाजी करके दे रहा है आपको, उसको आप सिर्फ एहसान करने के लिए कह रहे हो कि आजा भाई 4 साल के बाद तू भी खेल ले, आजा तुझे भी लड्डू मिलेगा, आजा तू भी खेल ले, और बंदा फेल हो रहा है, फिर आप उसको तीसरे मैच में बाहर बिठा दे रहे हो। यार ये ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी सबसे बेकार पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आई। अगर आप रन दे रहे हो एक बंदे को तो कंसिस्टेंट रन दो, या तो फिर आप उनको वेस्ट इंडीज में खिला लेते, ठीक है। तो ये एलेक्स कैरी हो गई, ये उन्होंने भी दहाई का आंकड़ा भी नहीं ठीक से छू पाए। मिच ओवन 2 मैच खेले, दोनों में नहीं चले, तीसरे में कंकशन के चलते बाहर हो गए। बाकी ट्रेविस हेड बिल्कुल भी नहीं चल पाए ठीक तरह से। तो ये ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया के लिए खराब ही सीरीज रही, आधा ग्लास अभी भी उनका खाली है। और वो क्यों? इसीलिए कि ये जो बंदे हैं अभी नए हैं, सीखेंगे। वेस्ट इंडीज को हरा के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा तोप काम कर दिया उन्होंने, क्योंकि वेस्ट इंडीज का आपको पता कि कब कौन सी वेस्ट इंडीज आपको देखने को मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी आपको वो वेस्ट इंडीज देखने को मिलेगी जिसने साउथ अफ्रीका के सामने 258 रन बनाए थे 20 ओवर में, कभी आपको वो वेस्ट इंडीज दिखाई देगी जिसने 133 रन, मतलब पाकिस्तान के सामने 118-19 रन बनाए थे। तो यही है कि भाई वेस्ट इंडीज कब कौन सी दिखाई दे बोल नहीं सकते हम कभी भी। तो यही है कि मिली जुली ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सबसे खराब सीरीज रही है। भले वो 2-1 से जीत गए हो, आप बहुत लकी हो कि आप 2-1 से वो सीरीज जीत गए हो। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की वो खराब लाइन और लेंथ, इतनी खराब बॉलिंग, आप मैक्सवेल को कैसे कर सकते हो? उनकी स्लॉट में गेंदे दे रहे हैं यार, जबकि रबाडा एक्सपीरियंस है, उनको बॉलर से जाके बात करनी चाहिए। भाई गेंदे तेज डालने से काम नहीं होगा भाई, आपकी लाइन और लेंथ ही खराब रहेगी तो कैसे? पहले मैच में 4 में 20 देके 4 विकेट लेने वाले क्वीना मफाका को दूसरे में 4 में 57 पड़ते हैं, तीसरे में 3 दशमलव कुछ ओवर में कुछ 36 रन पड़ते हैं 3 ओवर में, और 2 विकेटें भी ले जाते हैं वैसे। लेकिन विकेटें लेने के बाद भी अगर आप रन खा रहे हो तो आपके बैटर्स तो वैसे भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। पहले मैच में रायन रिकल्टन की वो धीमी पारी 55 में 71, यार 55 में 71 उन्होंने बाद में बनाए, ऑलमोस्ट जब 12-13 का रन रेट हो गया था तब उन्होंने 55 में 71 बना के आउट हो गया आखिर में, वरना 31 गेंदों में 36 पे थे, 32 गेंदों में 36 पे थे जब मैं देख रहा था तब, उस समय से उस फॉलो कर रहा था उस समय। तो ये कुछ ज्यादा ही धीमी पारी रायन रिकल्टन की। ट्रिस्टन स्टब्स भी थोड़े से धीमे ही खेले, मारने की बोले बहुत को भरसक कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं चल पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो टिम डेविड, साउथ अफ्रीका के लिए एक अगर मुझे कोई पॉजिटिव निकालना हो तो वो डिवाल ब्रेविस है। 190 रन, 180 रन 90 के एवरेज से लगभग 3 मैचों में, जिसमें पहले मैच में सिर्फ कुछ 3 या 4 रन बनाए थे, दूसरे में 118 बनाए और तीसरे में 53 रन बनाए 26 में। ये बहुत बड़े पॉजिटिव हैं। क्वीना मफाका को बहुत कुछ सीखना है, छोटा सा बच्चा है वो, अभी बहुत कुछ सीखेगा। 2024 का ही अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है वो, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है अंकित जी उनको। अब हाईएस्ट रन स्कोरर डिवाल ब्रेविस, हाईएस्ट विकेट टेकर क्वीना मफाका। लेकिन विडंबना देखिए, सीरीज हार रहा है साउथ अफ्रीका, जीत रहा ऑस्ट्रेलिया, जबकि टॉप 3 में तो उनके रन गेटर्स भी नहीं दिख रहे थे आपको। टॉप 3 में तो आपको रायन रिकल्टन दिखे मतलब आपको क्या बताऊं, मतलब विडंबना है ये सच में।
ग्लेन मैक्सवेल बीच में दिखे, टिम डेविड दिखे आपको, लेकिन हार कौन रहा है? साउथ अफ्रीका सीरीज हार रही है। क्यों? वो मिडिल ओवर्स की बॉलिंग बहुत चुभेगी, बहुत। विकेट लेने के बावजूद आप रन लुटा रहे हो, वो बहुत चुभेगी आपको, और ये चीज साउथ अफ्रीका को सुधारनी पड़ेगी। अब आते हैं आपके सवाल पे, जो ट्रांजिशन वाला सवाल किया अपना ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गुजर रही है ट्रांजिशन से, लेकिन ये जानबूझ करके किया जाने वाला ट्रांजिशन है। ये पता था उनको, ये उनको पहले से ही पता था कि भाई ट्रांजिशन होना है करके। अब कैमरन ग्रीन भी नहीं कुछ कर पाए ज्यादा, पहले मैच में 35 रन बनाए, उसके बाद आखिरी 2 मैच में चले ही नहीं। अब देखो मिडिल ऑर्डर में आपको दिखते हैं कौन? जॉश इंग्लिश, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, और फिर बाद में मिच ओवन आते हैं, कभी कभी एरन हार्डी आपको दिखते हैं तीसरे मैच में। फिर बाद में बल्लेबाजी खत्म हो जाती है। आप कहोगे कि यार शॉन एबर्ट बल्लेबाजी कर लेते हैं। नहीं यार, कहाँ इतने अच्छे बल्लेबाज आपको अगर वो शॉन एबर्ट लगते तो उनको ऊपर खिलाते। शॉन एबर्ट तो कहाँ बल्लेबाजी करके देते हैं। जेवियर बार्टलेट एक अच्छे बॉलर हैं, साथ में हल्की फुल्की ही कैन यूज हिज लॉन्ग हैंडल्स टू अ गुड इफेक्ट। वो जो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के लिए किया था वो हमने देखा एमएलसी में। बट एन एमएलसी मैच एन मेजर लीग क्रिकेट मैच इज अ मेजर लीग क्रिकेट मैच, एन इंटरनेशनल क्रिकेट इज एन इंटरनेशनल क्रिकेट। उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यही मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया मिडिल ऑर्डर को कंप्रोमाइज इसीलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता था। और ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श की जहां तक बात करूं ना मैं, तो ये 2021-22 से ही कुछ ओपनिंग करने का दौर और सिलसिला शुरू हो चुका था वनडे और T20 में, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए इन दोनों का। क्योंकि उस समय आप देखो ना, डेविड वार्नर जा रहे थे, स्टीवन स्मिथ का T20 तो क्या मतलब इतना अच्छा खेल भी नहीं पा रहे थे स्टीवन स्मिथ। कभी ओपनिंग आए, कभी नंबर 3 खिलाया, नहीं कर पा रहे थे। तो उनको पता था कि भाई नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ और खिलाड़ियों को ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए जॉर्ज बेली का काम, बहुत रात को जगने का मेरा आदत है, तो उन रातों में मैं न्यूज पढ़ता रहता हूँ, ये पोर्टल्स एक्सप्लोर करता रहता हूँ। उसमें मुझे खबर मिली थी कि जॉर्ज बेली ने ये कहा था कि भाई अब थोड़ा सा ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आप कितने ही देखोगे यार, मिचेल स्टार्क को कितना देखोगे, 35-36 के हो जाएंगे जब T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तब। जॉश हेजलवुड भी 36 के हो जाएंगे। कहाँ तक आप उनको खींचोगे भाई? टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ी सी जान बचानी है नहीं आपको? जैसे हम ये कहते हैं ना, अभी कमिंस तो बहुत छोटे हैं, 33 साल के हैं, मतलब उम्र इतनी ज्यादा नहीं है। कमिंस तो और 1-2-3 साल खेलेंगे, लेकिन स्टार्क और हेजलवुड का मुझे ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ये जल्दी जाने वाले हैं। आप देखो टेस्ट क्रिकेट से तो कम से कम जाएंगे, वनडे में शायद खिंच जाएंगे 2027 का वर्ल्ड कप तक, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये लोग जल्दी जा रहे हैं। T20 में भी शायद जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखो, मैं आपके चैनल पे बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि भाई एशेस खेलेंगे और रिटायर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा लगते हैं मुझे। क्योंकि यार अगर एशेस में इंग्लैंड ने इनको नचा के थका दिया ना, हमारे बल्लेबाज भले कुछ ना कर पाए, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज कर सकते हैं, उनमें मादा है, लेकिन करते नहीं बेसबॉल के चक्कर में। तो अगर वो कर दिया ना इंग्लैंड ने, मुश्किलें बढ़ेंगी भाई। हेजलवुड, स्टार्क 36 के हो जाएंगे, बॉडी पे बहुत असर पड़ने वाला है। आपने देखा होगा इंडिया के सामने 2021 वाले सीरीज में कितने थके हुए थे आखिर में वो लोग, कि लिटरली इतना थक गए थे कि उन्होंने आखिर में उनके कंधे झुक गए थे। तो तभी वो कुछ 31 साल के थे, अगर तभी थक सकते हैं तो अब तो उनकी उम्र 4-5 साल और बढ़ गई है। तो मुझे लगता है इनका T20 क्रिकेट कुछ ज्यादा बचा नहीं है, तो आप उनको ज्यादा खींच भी नहीं सकते। टेस्ट क्रिकेट शायद ये वाला एशेज उनका आखिरी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ मैंने देखा है कि क्रिस रॉजर्स 34-35 साल की उम्र में रिटायर हो गए, एडम वोजिस 34-35 के साल में रिटायर हो गए, माइकल क्लार्क भी उतने ही सालों में रिटायर हो गए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो डिसीजन ले लेते हैं यार, उनको कभी रन्स की या फिर और विकेटों की भूख ज्यादा होती नहीं है। जब तक होती है, जब तक खेलना चाहते हैं वो खेल लेते हैं। तो ये सबको पता था कि भाई ये होने वाला है। गेंदबाज भी आपके नेथन एलिस, शॉन एबर्ट, बेन ड्वॉर्शूस, ये बिग बैश में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं ना। लांस मॉरिस हैं, जायर रिचर्डसन है, राइली मेरेडिथ जो 100 में खेल रहे हैं, उनको लेकर आओ अगर आपको इतनी ही गेंदबाजों की कमी है तो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के पास ना प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। अब इंडिया के ऊपर मैं अगर प्लानिंग के रिलेटेड बात करूंगा ना अंकित भाई आपसे, तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। वो कभी और सीरीज करेंगे, उसके बारे में कभी और बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हम जो साथ में कर सकते हैं, छेड़नी है मुझे बातें। लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज रेडी विद द प्लान। सो ये ट्रांजिशन नहीं मानता मैं इसको, क्योंकि दे आर रेडी विद देयर प्लान ए। इफ नॉट प्लान ए विल नॉट वर्क,
then they are ready with plan B. If that's also doesn't work, then they'll be ready with plan C. That other teams in international cricket lacks a lot. So यही है मेरी राय. आप अपनी राय भी रखिएगा अंकित जी, क्योंकि आपको तो सुनना चाहते हैं लोग और आपके साथ मुझे भी सुन रहे हैं लोग. तो आज अपनी राय भी रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पे. आपके ऑब्जर्वेशन भले आपने शेयर कर दिए, लेकिन मेरी जो बातें हैं उससे आप कितना सहमत हैं इसके बारे में जरूर बताइएगा जरा. इसीलिए कहते हैं एक्सपर्ट एक्सपर्ट ही होता है. स्टेलॉन पेरिस भाई, आपने बहुत अच्छी बातें बोली. मुझे आपकी हर बात से इत्तेफाक है, केवल एक बात से नहीं है जो आपने एशेस को लेकर और इंग्लैंड को लेकर बोली. क्यों? इसका मैं कारण आपको देता हूं. हाल ही में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज को आपने देखा, उसकी पिचों को देखा, और इंग्लैंड शायद उसकी स्ट्रेंथ बैटिंग वो समझ रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब वो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ बॉलिंग है. इंग्लैंड की स्ट्रेंथ बैटिंग न बॉलिंग कुछ भी नहीं है. वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करके खेल रहे हैं बेसबॉल का. मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेन स्टोक्स पर आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते. वो फिट होंगे ये भी एक सवाल है. हो जाएंगे क्या पता. लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम सिर्फ 3 खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट है: रूट, हैरी ब्रुक एंड जेमी स्मिथ. बाकी कोई नहीं है. और जैसे आपने बहुत हाई स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी बात है. मैं कहना चाहता हूं डकेट और क्वेरली का ये आखिरी होने वाला है. एटलीस्ट ओली पोप का भी मुझे यही लगता है. ओली पोप को मैं एक बार को फिर भी मैं रख सकता हूं, लेकिन डकेट और क्रोली इसके बाद आपको शायद ना दिखे टेस्ट क्रिकेट में. ये आखिरी मौका है उन लोग के लिए. एक तो उम्र हो गई है खासकर थोड़ी बहुत, और दूसरा जो है वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं. बॉलिंग में वोक्स इंजर्ड हैं, ठीक होंगे कि नहीं पता नहीं. आर्चर एकमात्र नाम है, लेकिन बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया पिचों पर फिर भी इंग्लैंड अच्छी कर सकती है. ये होगा मिसाइल टू मिसाइल. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी बैटिंग प्रॉब्लम है, ख्वाजा का प्रॉब्लम है, सेकंड ओपनर उन्हें मिल नहीं रहा है, मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल. मिडिल ऑर्डर ठीक है फिर भी, नंबर 3 से लेकर नंबर 5-6 तक ठीक है, लेकिन ओपनिंग स्टैंड उनका प्रॉब्लम है. बॉलिंग उनका स्ट्रेंथ है, चाहे वो हेजलवुड हो, चाहे वो स्टार्क हो, कमिंस हो और नाथन लियो. ये 4 खिलाड़ी मिलके आपकी हड्डी पसली एक कर देते हैं. तो कुल मिलाकर के और रूट का शतक भी नहीं ऑस्ट्रेलिया में. अगर रूट ने शतक मार दिया तब तो कुछ हो भी सकता है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया में इस एशेज में भी कोई चांस है. इस बात से बस मैं आपकी इत्तेफाक नहीं रखता, बाकी सब बातों से रखता हूं. अब अगला सवाल. एक सवाल का जवाब आपने ऑलरेडी मेरा दे दिया है बॉलिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन 1-2 अंतिम सवाल है ना. सेकंड लास्ट सवाल यह है कि मुझे ऐसा लगता है एडम गिलक्रिस्ट के बाद कोई भी पावरफुल विकेट कीपर इस्टेब्लिश नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया. टेस्ट में तो उसने फिर भी एलेक्स कैरी कर लिया, लेकिन वनडे और T20 में वो जूझ रहा है. ब्रैड हेडिन हो चाहे टिम पेन हो, अब उनके पास जॉस इंग्लिश जैसा एक खिलाड़ी आया है. लेकिन एक और इसमें पॉइंट है, वो स्ट्रैटेजी ये है कि जो स्ट्रैटेजी इंडिया अपना रहा है और कोई कंट्री मुझे नहीं लगता जो अपना रही है. न्यूजीलैंड के पास 3-4 विकेट कीपर होते हैं, इंग्लैंड के पास वनडे में तो है, 2-3 टेस्ट में नहीं है, T20 में भी है, लेकिन ये परिपाटी इंडिया के पास है कि केएल राहुल है ना, उसके अलावा ध्रुव जुरेल एंड उसके अलावा ऋषभ पंत. इस परिपाटी पर ऑस्ट्रेलिया चल रहा है. उन्होंने इस T20 सीरीज में कैरी और इंग्लिश दोनों को एक साथ खिलाया. तो कोई नाम नजर में आता है डोमेस्टिक सर्किट से, या आपको लगता है विकेट कीपिंग एक प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया का? क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम नजर आ रहा है. टेस्ट में उनका क्लियर है, शॉर्ट है. मुझे T20 भी उनका शॉर्ट लगता है.
लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज हैं। वनडे भी मैं शॉर्ट ही कह के चलूंगा, अगर वो केवल कैरी को लेके चलते हैं या केवल इंग्लिश को लेकर भी चलते हैं तो कोई नाम या उनको इन्हीं को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट जैसा कोई स्टॉलवर्ड नहीं बना पाई है ऑस्ट्रेलिया किसी भी फॉर्मेट में। एलेक्स कैरी हैं उस लीग में, इंग्लिश को मैं T20 में रख सकता हूँ, इंग्लिश उनको भी रख सकता हूँ। तो आपकी क्या राय है? फिर मेरा अंतिम सवाल। जी अंकित भाई, बिल्कुल आपकी बातों से मैं अग्री करता हूँ। और यही तो इस शो की खासियत है कि इस शो में बातचीत जब भी होती है तो अग्री टू डिसएग्री भी होता है, अग्रीमेंट भी होता है, डिसएग्रीमेंट भी होता है, लेकिन एक हेल्दी डिस्कशन होता है। तो आते हैं आपके सवाल पे यार। विकेट कीपर देखो, जॉश इंग्लिश, जॉस फिलिप, एलेक्स कैरी, लैकलन शॉ, बेन मैकडर्मट, हैरी नील्सन, कितने नाम गिना हुआ तो मैथ्यू गिलक्रिस्ट और विलियम सॉल्समैन। बिग बैश लीग की 8 टीमों के इतने सारे विकेट कीपर आते हैं और विकेट कीपर आएंगे भी, लेकिन कोई कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहा। किसी के पास कंसिस्टेंसी नहीं है विकेट कीपिंग में। एक जिमी पियर्सन, हाँ जिमी पियर्सन थोड़े बहुत रन बना लेता है, जो ब्रिस्बेन हीट का विकेट कीपर है, वो बीच बीच में थोड़े बहुत आके रन बना लेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। जॉश फिलिप को मैंने देखा थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेस करते हुए, लेकिन थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा ना। अगर आपको ऑस्ट्रेलियन T20 या वनडे सेटअप में आना है, स्पेशली T20 में, तो आपको एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है। अब आपको एक सवाल दाग रहा हूं, मेरा आखिरी सवाल शायद आपके लिए होगा कि भाई विकेट कीपर तो विकेट कीपर, क्या ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की भी समस्या आने वाली है आगे जाकर के? क्योंकि एक कैमरन ग्रीन को छोड़ दे, वो भी अभी बॉलिंग नहीं कर रहा। कैमरन ग्रीन गेंदबाजी नहीं शुरू कर, मतलब गेंदबाजी उन्होंने अब तक की नहीं है ज्यादा, T20 में तो बिल्कुल ही नहीं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को आने वाली है तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर की समस्या है कि मिचेल मार्श बिल्कुल बॉलिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ एज अ बैटर खेल रहे हैं, और आपने जैसा कहा ओपनर है तो उसे एज अ बैटर खेल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि यार ये समस्या उनके लिए अब और गहरी होती जा रही है? तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का ना होना थोड़ा सा हर्ट करेगा। मैक्सवेल है, कूपर कॉनली है, मैक्सवेल कब तक खेलेंगे वो नहीं पता। कूपर कॉनली स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो क्या ये समस्या बहुत ज्यादा आगे चल के हर्ट करने वाली, जिस तरीके से इंडिया के साथ होता था पहले? अब तो चलो हार्दिक पांड्या है, तो क्या लगता है आपको इसके बारे में क्या लगता है? जरूर अपनी राय दीजिए। हाँ, मन भेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो सकते हैं, ये मैं कहता हूं स्टेलॉन भाई। लेकिन आपने जेम्स फॉकनर का नाम लिया, लेकिन आप एक बहुत प्रोमिनेंट नाम भूल गए, वो है शेन वॉटसन। और वो ऐसा खिलाड़ी था जो 1 पर भी खेल सकता था, मेरे ख्याल से 3 पर भी खेल सकता था, और वो शायद मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता था, लेकिन उसने ओपनिंग में खेला। तो प्रॉब्लम बहुत डीप हो चुकी है ऑलराउंडर को लेकर के ऑस्ट्रेलिया की, वो भी फास्ट ऑलराउंडर बॉलर्स को लेकर। ये प्रॉब्लम उन्होंने टेस्ट में इंडिया के खिलाफ तो सॉल्व की थी, मुझे वो नाम बिल्कुल नहीं याद आ रहा है, वो वेबस्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शायद फास्ट बॉलर ही करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, चाहे जेम्स फॉकनर हो चाहे शेन वॉटसन हो, लेकिन कभी भी 1 या 2 से ज्यादा खिलाए भी नहीं है, बहुत रेयरली कभी 2 खिलाए होंगे, लेकिन वो एक नाम भी ग्रीन के रूप में है जिसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, या हो सकता है आपको एशेज से देखने को मिल भी जाए। लेकिन हाँ, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक और बात है जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि आपने हार्दिक पांड्या को जो कंपेयर कर दिया, ये कंपैरिजन ही अपने आप में बकवास है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बोर्ड है वो हार्दिक पांड्या को कुछ समझता ही नहीं है। भैया पहले कप्तानी देनी थी तो कप्तानी से वाइस कप्तानी पे लाए, फिर वाइस कप्तानी से आप उसको बिल्कुल ही डिमोट कर दिया। तो हार्दिक पांड्या पर जो है भरोसा नहीं दिखा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया अपने किसी भी खिलाड़ी पर बहुत लॉन्ग टर्म में, फिर अगर वो कप्तान भी बनाएगा, वाइस कप्तान भी बनाएगा, और अगर उसको टीम में भी रखेगा तो थोड़ा उसको पुश देता है। ये हार्दिक पांड्या के साथ नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस टीम ऑफ स्कीम्स में हार्दिक पांड्या है कहाँ? मुझे तो वो T20 में भी नहीं लग रहे अब
है ना। अब हो सकता है उनकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही हो, लेकिन फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी जसप्रीत बुमराह के साथ ही क्यों हो रही है। मतलब जसप्रीत बुमराह के लिए अलग रूल है, हार्दिक पांड्या के लिए अलग रूल है, संजू सैमसन के लिए अलग रूल है, अश्विन के लिए अलग रूल है, के राहुल के लिए तो भैया रूल ही नहीं है, कहीं भी खिला दो और श्रेयस अय्यर को टीम से ही निकाल दो। तो ये एक प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को चला कौन रहा है, क्या वहां भी पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। इस पर फिर कभी बात करेंगे, नहीं तो मेरी भड़ास और निकलेगी। अंतिम सवाल पर आता हूं। आपने मिडिल ऑर्डर्स ने, आपने विकेट कीपर की भी बात कर ली, बॉलर्स की भी बात कर ली, लेकिन फाइनल क्वेश्चन मेरा ये है, वो ये है कि प्रॉब्लम है कहां ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर से नीचे तक देखो तो ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स का पुलिंदा लेके चल रही है ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा एरिया है जिस पर कंसर्न करने की ज्यादा जरूरत है, या सब पर जरूरत है, और अगर है तो डोमेस्टिक में फिर उसके रिप्लेसमेंट्स क्या है। अगर आपको ये पूरी टीम रिप्लेस करनी हो तो कोई नाम है 11 के जो आ सकते हैं डोमेस्टिक से। वैसे मुझे नहीं लगता कि हमें 11 को बदलने की जरूरत है, हमें 5 को भी बदल, अगर हम केवल 5 भी पकड़ लें, हम कहता हूं 5 भी ना पकड़े, एक ओपनर, एक मिडिल, एक स्पिनर, एक फास्ट बॉलर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पिनर सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि जैम्पा को आप कब तक खींचोगे मुझे नहीं मालूम, ओपनर कब तक आप इस तरह से खिलाओगे मुझे नहीं मालूम। सो मेरा वही सवाल कि डोमेस्टिक हम देखते हैं, बिग बैश देखते हैं, तो कोई प्रोमिनेंट नाम, चूंकि हम वनडे पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वनडे इतने होते भी नहीं है और आइडेंटिकल टीम्स होती हैं, एक दो नाम ही इधर उधर होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वनडे में भी है। वनडे में देखा जाए तो डेविड वार्नर चले गए, स्टीव स्मिथ चले गए, ग्लेन मैक्सवेल चले गए, तो प्रॉब्लम तो वहां पर भी है, लेकिन वो फिर भी तभी सॉल्व हो पाएगी जब हम फ्रीक्वेंटली खेलेंगे। वो खेल नहीं रहे, और दूसरा हम T20 के खिलाड़ियों से काम कहीं ना कहीं चला लेते हैं, ये हमारी मानसिकता हो चुकी है। तो यही मेरा अंतिम सवाल है। इसी नोट में मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिएगा, एंड ये शो आपको कैसा आ रहा है पसंद, कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी मैं मिलता हूं फिर आपसे किसी और एपिसोड में, अकेले या केवल स्टेलॉन या हम दोनों एक साथ। अब ओवर टू आखिरी बार स्टेलॉन, और फिर वो शो को खत्म करेंगे क्योंकि वो अब सीख चुके हैं भाई, एक्सपीरियंस आदमी है। चलिए अभी के लिए नमस्कार। बिल्कुल अंकित भाई फिर आपने फिर वही बात, आप फिर डिसएग्री कर गए। अब इसका मैं रीजन बताता हूँ। पहले पहले तो आपको करेक्ट करूँ, बो वेबस्टर एक एक्चुअली स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन वो डिबली डॉबली मीडियम पेस बॉलिंग कर लेता है। अब उसका बड़ा अजीब सा फंडा है कि लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ ऑफ स्पिन बॉलिंग करेंगे और राइट हैंडर्स के खिलाफ मीडियम पेस गेंदबाजी करेंगे। ये बड़ा अजीब सा फंडा है उनका। और हार्दिक पांड्या के बारे में जो आपने कहा ना, उससे मैं थोड़ा सा मतलब मैंने हार्दिक पांड्या का नाम वहां पे इसलिए लिया क्योंकि हार्दिक पांड्या जितना भी खेल रहे हैं ना, ठीक ठाक कर रहे हैं यार, उसकी गलती नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि उसने थोड़ा सा जो मतलब जो उन्होंने किया, मुंबई से गुजरात से मुंबई में आए थोड़े से ज्यादा पैसों के लिए और कैप्टनशिप के लिए, कैप्टनशिप तो गुजरात में भी कर रहे थे, वहां पे उनको कौन रोक रहा था भाई? कैप्टनशिप तो गुजरात में भी कर रहे थे वो, किसने रोका था उनको? किसी ने नहीं। आशीष नेहरा बस बाहर से सपोर्ट करते थे, उनको किसी ने रोका नहीं रोका। लेकिन पता नहीं क्या उनके मन में आया और उन्होंने मुंबई में जाने का फैसला किया, और वो किरकिरी हुई है, बहुत ज्यादा किरकिरी हुई, क्योंकि उनके बयान भी इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी था ना कि मुंबई प्लेयर बनाता नहीं है, मुंबई हमेशा सुपरस्टार्स के साथ खेलता है, चेन्नई ने बहुत प्लेयर बनाया ये वो, और फिर उसी मुंबई इंडियंस में आप वापस जाते हैं। तो उनकी बर्बादी उन्होंने खुद कराई थी पहले, लेकिन उसके बाद उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जब परफॉर्मेंस दिया, वो एक मतलब उससे किसी भी तरीके से कम नहीं कहा जा सकता। 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, हाइंड्रिच क्लासन का वहां पे पहली बॉल पे विकेट लेना। मैं मानता हूँ उसमें थोड़ा सा हाथ ऋषभ पंत का भी था, क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड, मतलब थोड़ा सा इंजर्ड होने का उन्होंने थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्रामा करा। लेकिन जो भी हो, हार्दिक पांड्या ने वो बॉल अच्छी डाली, इसलिए उन्हें विकेट मिली। इसलिए मैं हार्दिक पांड्या को मतलब ये कह रहा हूँ कि हाँ, आपने जो कहा कि उनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कुछ नहीं, लीडरशिप रोल में नहीं, और T20 में अब एशिया कप के स्क्वाड में तो हैं, खिलाएंगे तो जरूर, खेलना तो पड़ेगा, खिलाना तो पड़ेगा उन्हें कैप्टन सूर्य कुमार को, वरना क्या होगा? आपको तो पता है, लोग ज्यादा दिन तक कुछ याद नहीं रखते। हार्दिक पांड्या के अच्छे परफॉर्मेंस को लोग याद रख रहे हैं।
इसीलिए अब देखना, आप थोड़ा सा हार्दिक पांड्या खेलेगा तो सही, लेकिन लीडरशिप रोल में नहीं घुसेगा। गौतम गंभीर को हार्दिक पांड्या बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जिस तरीके के जो इवेंट हो रहे हैं, टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं अभी के लिए हार्दिक पांड्या के साथ, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से क्या हालत हो रही है। अब आपने पूछा कि बैटर्स कौन कौन है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑस्ट्रेलिया के पास मिच ओवन ओपनिंग भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी आ सकता है, बड़ा फ्लेक्सिबल बंदा है, एक्सपीरियंस देने की जरूरत है बस अंकित भाई मिच ओवन को। ही कैन बी योर ओपनर, ही कैन बी प्ले एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर एज वेल, फिनिशर एज वेल। टिम डेविड तो है ही है आपके पास, आपको पता है। अब एक बैटर का आप मुझे नाम बताओगे तो कूपर कॉनली के पास जाऊंगा, बड़ा टेक्निकली साउंड बैटर है वो। कूपर कॉनली मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट बिल्कुल हो सकता है। मतलब वो बस गेंदबाजी का उसका हाथ अलग है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो, लेकिन मैक्सवेल का रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब ये हो गया एक बल्लेबाज। अब आपने कहा कि एक स्पिनर बताओ। अब मैं बॉलिंग में अगर देखूं तो मेरे पास नाम बनते हैं राइली मेरेडिथ। राइली मेरेडिथ एक अच्छे गेंदबाज हैं, ठीक है। और जेसन बेहरेंडॉफ को ये लोग ट्राई ही क्यों नहीं कर रहे यार? जेसन बेहरेंडॉफ को लोगों ने ट्राई ही नहीं किया। और फिर एक और गेंदबाज निकल के आता टॉमस रॉजर्स, बहुत अच्छा गेंदबाज है, ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी करता है, कि दाएं हाथ से गेंद भी करता है। और अभी उसके पास उम्र है, 31 साल का जरूर है, कमिंस से 1 साल छोटा जरूर है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है और बल्लेबाजी में अच्छे हाथ दिखा सकता है नीचे के। स्पिनरों की अगर बात करूं तो लॉयड पोप उनके पास हैं, जो एक लेग ब्रेक बॉलर हैं, जैम्पा का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। उसके अलावा तो एक मैथ्यू कुनमन स्पिनर है, क्रिस ग्रीन है। ये लोग ट्राई ही नहीं कर रहे। देखो इतने सारे ऑप्शन तो हैं इनके पास। मतलब ये जो क्रिस ग्रीन, मैथ्यू कोनमैन, कूपर कॉनली, लॉयड पोप, इतने सारे गेंदबाज जो मैं आपको गिन रहा हूं, ये अच्छे स्पिनर्स हैं, इनको बस ट्राई करने की बात है। और फिर जेवियस बार्टलेट, वेस अगार, थॉर्नटन, हेनरी थॉर्नटन, ये सारे बॉलर्स तो आ ही रहे हैं, बस ट्राई करने की जरूरत है। और मिच ओवन, टिम डेविड, ये सारा अच्छा फ्यूचर लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का T20 में, लेकिन ये लोग ने ट्राई करना चाहिए। और मिच ओवन आपको बता दूं गेंदबाजी भी करते हैं, तो अच्छी गेंदबाजी करता है मिच ओवन, बस मौका मिलना चाहिए। तो ये था आपके अंतिम सवाल का अंतिम जवाब। उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। हम जो भी कर रहे हैं कार्यक्रम, जैसे क्रिकेट काउच और फिर एनालिसिस का दौर तो चलता रहता है। अभी हमने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग का भी एनालिसिस किया था, कानपुर सुपरस्टार्स, तो होपफुली आपको वो भी पसंद आया होगा। और ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, ये भी पसंद आया आपको, ऐसी आशा करता हूं। और अब मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूं। अंकित भाई का फिर एक बार शुक्रिया कि अपने घर में दोबारा से आने का मौका दिया, और ये शो करके बड़ा मजा आ रहा है। एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट हो जाता है जब भी इस शो पे आते हैं हम। तो इसी के साथ दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि कमेंट करें, क्या चीजें पसंद आ रही हैं, क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, और आपके कुछ सजेशन, बड़ा मजा आएगा कमेंट पढ़ने में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, ताकि हम ऐसे ही अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बना पाए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।